हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम सोशल फार्मेसी बीटीयूपी 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, बीटीयूपी 2025 को एग्जाम है डी फार्मा के, वो आपके जुलाई महीने में शुरू हो जाएंगे। तो जो भी आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है, आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, अदरवाइज जो है वो बैक लग जाती है और बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो 4 महीने का समय जो है बिल्कुल भी कम नहीं होता है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन 4 महीनों में जो है अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम में जो है फर्स्ट डिवीजन जो है आप पास हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको डी फार्मा एग्जाम 2025 की अगर आपको हिंदी में तैयारी करनी है तो आप हमारे पेड बैच में जो है वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो बैच है उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, इस कोर्स का फीचर क्या है। तो ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए, इस बैच में क्या होगा कि ऑल सब्जेक्ट जो भी आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट है, सभी का जो है आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। साथ में जो है आपको एमसीक्यू भी जो है आपको कराया जाएगा और साथ में जो भी क्लास चलेगी उसका जो पीडीएफ है वो भी आपको दिया जाएगा। और इस कोर्स का जो है पर वैलिडिटी होने वाला है 1 साल तक जो है आपके पास इसका वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, तो आप इस बैच में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की जो है आप कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। और 2024 का जो सोशल फार्मेसी का क्वेश्चन पेपर है उसका जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बीटीयूपी डी फार्मा एग्जाम में क्या होता है कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होता है 3 पार्ट में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए की बात की जाए, सारे क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है टोटल आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट ए में जो है टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको करना होगा एनी 6 आंसर, एनी 6। पार्ट ए में जो है आपको जो है कोई जो है आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का होता है। ठीक है, एक जो आपका क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। पार्ट ए जो है आपका टोटल 30 नंबर का होता है। ठीक है, पार्ट बी की बात की जाए, इसमें जो है टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करना होता है केवल 10। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 30 नंबर बन जाता है। पार्ट सी की बात की जाए, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 20 नंबर यहां से बन जाएगा। तो पार्ट सी में क्या है कि आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिखना होगा, केवल एक वर्ड में जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पार्ट सी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में जो है पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो क्लास का जो पार्ट 2 होगा उसमें जो है हम पार्ट बी और पार्ट सी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डिस्कस वेरियस डायमेंशन डिटर्मिनेंट्स इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ को डिफाइन करिए। इस तरह जो है ये क्वेश्चन आपसे 2025 के एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। हेल्थ का डायमेंशन कौन सा होता है, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं और हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो हम लिखते हैं। तो आप अपने कॉपी में लिखेंगे आंसर नंबर 1 पार्ट ए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर हेडिंग हमने यहाँ पे डाल रखा है डायमेंशन डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो देखिए आंसर को शुरू करने से पहले हमने यहाँ पर हेल्थ के बारे में लिखा है। आप इस आंसर को ऐसे ही शुरू करेंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, स्वास्थ्य केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से
पूर्णतः स्वस्थ होने की स्थिति है। कहने का क्या मतलब है, देखिए यदि अगर किसी, देखिए यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी नहीं है या फिर अगर उसे किसी भी तरह की जो है कमजोरी नहीं है तो उसे हम स्वस्थ नहीं मानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक डेफिनेशन दिया है हेल्थ का कि अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर पूरी तरीके से स्वस्थ है तभी जो है हम उसे स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको समझना होगा और आप इसको अपनी भाषा में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। एग्जैक्ट आप यही लिखें ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो स्वास्थ्य केवल बीमारी या फिर कमजोरी की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने की स्थिति है। और देखिए यहाँ पर जिन भी इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया गया है आप इसको अपने कॉपी में जरूर से लिखेंगे, इससे जो है थोड़ा सा आपका आंसर और अच्छा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटल और सामाजिक यानी कि सोशल रूप से स्वस्थ होता है। ठीक है, इतना जो है हमने यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में जो है वो हमने लिख दिया है, इतना बिल्कुल सफिशियंट है, पर्याप्त है। ठीक है, इसके बाद हमारी यहाँ पर अगली हेडिंग पड़ेगी डायमेंशन ऑफ हेल्थ, या फिर कहें कि हेल्थ के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, तो देखिए हमारे सिलेबस में दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य सोशल हेल्थ और आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, टोटल जो है 4 टाइप्स के जो है वो हेल्थ हमारे सिलेबस में दिया गया है और इनके बारे में जो है एक एक करके हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहला है आपका शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ। तो देखिए फिजिकल हेल्थ में क्या है कि किसी व्यक्ति का जो शरीर है वो सामान्य तरीके से काम कर रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि उसका रेस्पिरेशन जो यहाँ पर रेट है वो सही है, उसका हार्ट बीट सही है, उसको सही समय पे भूख लगता है। ठीक है, उसकी आंखें जो है वो खराब नहीं है, उसको चश्मे का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसका यहाँ पर पूरा शरीर है वो सामान्य तरीके से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है इसमें, व्यक्ति का शरीर सामान्य रूप से नॉर्मल फंक्शनिंग रूप से कार्य करता है। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, व्यायाम, एक्सरसाइज और उचित आराम, प्रॉपर रेस्ट द्वारा इसे बनाए रखा जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका शरीर है वो अच्छे से कार्य करे तो आपको जो है आपको सही भोजन लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और आपको उचित आराम 6 से 7 घंटे की जो नींद है वो आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, तो ये जो है आपका फिजिकल हेल्थ में आता है। ठीक है, सेकंड आपका है मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मानसिक स्थिरता और तनाव मुक्त जीवन इसके लक्षण हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, इमोशनली स्टेबल है, मानसिक रूप से स्थिर है और उसका जो जीवन है उसमें जो है किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, उससे हम क्या बोलेंगे, मेंटल हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो फिजिकली हेल्दी है, स्वस्थ है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेस है, चिंता है, तनाव है, तो क्या आप उसे स्वस्थ मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो यहाँ पर परिभाषा दिया है इसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, तो इसके लिए जो है आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है आप इसको समझ गए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य क्या है इसको भी जो है आप यहाँ पे समझ चुके हैं। अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक स्वास्थ्य की, सोशल हेल्थ की। ठीक है, अब देखिए अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, ठीक है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, लेकिन जो उसका व्यवहार है वो अपने पड़ोसियों के साथ में जो है वो सही नहीं है, जो भी उसके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उसके साथ भी जो है अगर उसका व्यवहार सही नहीं है तो उसे सामाजिक रूप से जो है वो स्वस्थ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस समय समाज में जो है सामंजस्यपूर्ण संबंध, हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाए रखना, सहयोग यानी कि कोऑपरेशन, सहानुभूति, एम्पैथी और अच्छे सामाजिक व्यवहार, गुड सोशल बिहेवियर पर जो है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य आधारित है। ठीक है, और आपका फोर्थ है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स लाइफ और
आंतरिक शांति, इनर पीस, इसमें आपका ध्यान हो गया, मेडिटेशन, योगा और नैतिकता, एथिक्स जो है इसमें सहायक होते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने हेल्थ के चारों डायमेंशन के बारे में जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो देखिए जो आपका हेल्थ है इसको ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है कि स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है तो उसे हम स्वस्थ नहीं मानेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, यह कई कारकों फैक्टर्स पर निर्भर करता है जिन्हें स्वास्थ्य के निर्धारक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो भी आपके यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स हैं, जो भी आपके फैक्टर्स हैं, यह जो है बहुत सारे जो है, ठीक है, बहुत सारे जैसे कि आपका व्यक्ति हो गया, समाज हो गया, पर्यावरण से जो है ये जुड़े होते हैं और स्वास्थ्य को जो है ये सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये प्रभावित करते हैं या फिर कर सकते हैं, और कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके जो है हम सबके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पहला फैक्टर है आपका जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकी। तो देखिए जो भी हमारे जीन्स होते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके जन्मजात गुण हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी और ठीक है और बीमारियों की प्रवृत्ति, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज को प्रभावित करते हैं। देखिए बहुत सारा जो है आपने जेनेटिक डिजीज के बारे में जो है वो आपने सुना होगा, जो कि हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है उसके पेरेंट्स से, उसके माता पिता से जो है उसको किस टाइप के जीन्स मिले हुए हैं, ये भी जो है काफी हद तक प्रभावित करता है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा। तो पहला जो है फैक्टर आपका ये है जो कि है आपका आनुवांशिकी, यानी कि ठीक है जेनेटिक्स की, जो यहाँ पर बच्चा है या फिर जो भी यहाँ पर कोई व्यक्ति है उसको जो है अपने पेरेंट्स से जो है किस टाइप के जीन्स जो हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है, सेकंड है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। देखिए कोई व्यक्ति जहां रहता है उसके आसपास का वातावरण कैसा है, क्या वहां पे प्रदूषण बहुत अधिक है, ठीक है, क्या वहां पे जो है ठीक है पॉल्यूशन बहुत अधिक है, क्या वहां पे जो है स्वच्छता है, साफ सफाई है, ये भी जो है उस एरिया में रहने वाले जो व्यक्ति है उसका जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो मानव और प्राकृतिक पर्यावरणीय कारक जैसे कि वहां का जलवायु, क्लाइमेट, वहां की स्वच्छता, सैनिटेशन, एयर क्वालिटी और प्रदूषण जो है उस स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरा फैक्टर है आर्थिक और सामाजिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, अब देखिए कोई भी देश हो गया, कोई भी राज्य हो गया, अगर वो गरीब है, जो वहाँ के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास जागरूकता नहीं है, तो वहां पे जो है लोग बहुत ज्यादा क्या होंगे, ठीक है, बीमार होंगे। और देखिए ऐसे देश या फिर ऐसे राज्य जहाँ पे जो है लोग पैसे वाले हैं, उनके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, वो यहाँ पे जागरूक है, तो वो क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, आय स्तर, शिक्षा, रोजगार का जो है स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव, ठीक है, स्वास्थ्य का, ठीक है, स्वास्थ्य पर जो है इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात की जाए तो है आपका आजीविका और कार्य करने की स्थिति, ऑक्यूपेशन एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति जहां पे कार्य कर रहा है, क्या वो उसके लिए सुरक्षित है, क्या वहां पर किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, शारीरिक परिश्रम, फिजिकल लेबर भी जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी जो है यहाँ पर माइंस में काम कर रहा है, किसी खादान में काम कर रहा है, तो उसको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की बीमारियां होने का जो खतरा है वो उसको होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले फैक्टर की, हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए जो व्यक्ति है वो जिस गांव, देश, राज्य, जिले में रहता है उसके आसपास मेडिकल सर्विसेज कैसी है, क्या वहां पे कोई हॉस्पिटल है, क्या वहां पे जो है ठीक है वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पे क्या उसको दवाइयां उपलब्ध है या फिर नहीं है, ये भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है,
तो आपका मेडिकल सर्विस हो गया, टीकाकरण हो गया, औषधियों मेडिसिन की उपलब्धता जो है स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है सरकारी नीतियां और कानून, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लॉ। ठीक है, तो देखिए ये भी जो है स्वास्थ्य को, ये जो आपका फैक्टर है स्वास्थ्य को काफी हद तक, बहुत हद तक जो है वो प्रभावित करता है कि जो भी आपका देश है, जो भी आपका राज्य है, वो अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है, ठीक है, जनता की बेहतरी पे, उसके स्वास्थ्य पे जो है वो यहाँ पे खर्च कर रहा है। तो स्वास्थ्य नीतियां, खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी, टीकाकरण कार्यक्रम और स्वास्थ्य योजनाएं, हेल्थ स्कीम जो है वो स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं। तो अगर कोई भी देश, कोई भी जो राज्य है, वो अगर इन सभी चीजों पे जो है वो पैसा खर्च कर रहा है, तो जो भी वहां के लोग होंगे उनका जो स्वास्थ्य होगा वो क्या होगा, अपेक्षाकृत बेहतर होगा। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात की जाए वो है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया है कि हेल्थ क्या है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या, और चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य सूचक यानी कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो देखिए सरकार जो है जिसने बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम चला रखे हैं, ठीक है, वो सारे हेल्थ प्रोग्राम जो है आपके सफल है या फिर नहीं है, ठीक है, लोगों पे जो है उन सभी हेल्थ स्कीम का असर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसको मापने के लिए जो है हेल्थ इंडिकेटर्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अभी आप डी फार्मा कर रहे हैं, तो आपने साल भर आपने जो है आपने अपनी क्या पढ़ाई की है, आपने साल भर में जो है डी फार्मा कोर्स में आपने जो है क्या सीखा है, उसकी जांच करने के लिए डी फार्मा का एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, स्वास्थ्य सूचक, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे मापदंड होते हैं जो किसी समुदाय या फिर देश के स्वास्थ्य स्तर, हेल्थ स्टेटस को दर्शाते हैं। ये संकेतक इंडिकेटर्स सरकार और स्वास्थ्य संगठनों की नीतियां, पॉलिसी बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिए हेल्थ इंडिकेटर का फायदा ये है कि उस देश का, उस समाज का जो है उसका इस समय का स्वास्थ्य स्तर कैसा है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, इस चीज का जो पता जो है वो हमें हेल्थ इंडिकेटर के माध्यम से चलता है। और हेल्थ इंडिकेटर जो है, जो भी हमारी सरकार है, उसको यहाँ पर ये मदद करता है कि वो कैसे जो है अपने यहाँ पर हेल्थ स्कीम जो है या फिर जो भी आपके हेल्थ प्रोग्राम है वो उसमें क्या बदलाव करे, क्या उसमें चेंजेस लाए। ठीक है, चलिए तो पहला आपका पर हेल्थ इंडिकेटर है जन्म दर, बर्थ रेट। ठीक है, तो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका मृत्यु दर, तो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली कुल मृत्यु को जो है हम मृत्यु दर, डेथ रेट कहते हैं। ठीक है, तीसरा है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, CMR, तो प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु दर को जो है हम बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, प्रति, ठीक है, प्रति इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पर 1 लाख दिया गया है। इसको जो है एक बार यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर आपका होना चाहिए 1000 यहाँ पे होना चाहिए, हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। प्रति 1000 जीवित जन्मों में प्रसव यानी कि चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर उससे संबंधित जटिलताओं से होने वाली, ठीक है, माताओं की मृत्यु। तो ये जो है कुछ अलग अलग यहाँ पर पैरामीटर्स दिए गए हैं। अगला है आपका जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो किसी व्यक्ति की औसत अपेक्षित जीवन अवधि जो कि जन्म के समय निर्धारित की जाती है। अगला है आपका यहाँ पर बीमारी की दर यानी कि, ठीक है, मॉर्बिडिटी रेट, तो किसी विशेष समय में प्रति 1000 जनसंख्या में, ठीक है, बीमार व्यक्तियों की संख्या। अगला आपका पॉइंट है प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट, प्रति महिला औसत बच्चों की संख्या जो वह अपने प्रजनन काल, रिप्रोडक्टिव एज में जन्म देती है। ठीक है, अगला है आपका टीकाकरण कवरेज, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या को जो है वो टीके लगाए गए हैं। और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, प्रति 1000 जनसंख्या पर चिकित्सकों, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या। ठीक है, तो देखिए ये सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जो है हम, जो भी हमारा हेल्थ है,
उसको जो है हम चेक करते हैं कि जो है इस समय जो है यहाँ पर, ठीक है, हेल्थ की कंडीशन कैसी है, स्वास्थ्य स्तर जो है उस समुदाय का, उस देश का, उस जिले का, उस राज्य का क्या है, ठीक है। तो ये सभी आपके जो है वो है हेल्थ इंडिकेटर, बर्थ रेट, डेथ रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप देखिए कोई भी अगर आपका राज्य है, वहां पे जो है अगर जीवन प्रत्याशा जो है वो क्या है, अधिक है, लोग 80 साल 100 साल जो है वो अगर जी रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वहां पे हेल्थ कंडीशन जो है वो अच्छी है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि ठीक है बीमारी की दर, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर मॉर्बिडिटी रेट जो है वो क्या है, कम है, इसका मतलब जो है वहां पर चिकित्सा सुविधाएं क्या है, अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह जो है अलग अलग आपके यहाँ पर पैरामीटर्स दिए गए हैं और इन पैरामीटर्स पे जो है वो किसी भी देश का, समुदाय का, राज्य का, जिले का जो है वो हेल्थ स्टेटस चेक किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हेल्थ इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ क्या है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ क्या है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को जो है वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पर 3 टॉपिक पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट ए और आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। हेडिंग है वैक्सीन। तो देखिए वैक्सीन क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वैक्सीन के बारे में। तो देखिए वैक्सीन जो है एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, जैविक पदार्थ होता है जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम को किसी एक विशेष रोगजनक पैथोजन जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। देखिए जो हमारी बॉडी है इसके अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। आपने नाम सुना होगा बी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट का, जिनको कि हम बी सेल या फिर टी सेल कहते हैं। तो देखिए हमारे शरीर की ये खासियत है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का ये खासियत है कि देखिए अगर हमारे शरीर पर किसी बैक्टीरिया, वायरस, किसी पैथोजन का अगर हमला होता है, ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज जो है वो बनाती हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करेंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी, और ये एंटीबॉडीज जो है उन पैथोजन को पहचान लेती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन बैक्टीरिया, वायरस को पहचान लेता है, और अगर यही बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे शरीर पे फिर से हमला करते हैं तो ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए वैक्सीन में क्या होता है कि वैक्सीन में क्या है कि इसमें जो है हम कुछ ऐसे पैथोजन, बैक्टीरिया को जो है जो कि बहुत ज्यादा वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको हम अपने शरीर के अंदर जानबूझ के हम उनको इंजेक्ट करा देते हैं वैक्सीन के माध्यम से, और उन बैक्टीरिया के प्रति जो है हमारे शरीर के अंदर जो है एक एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। और जब हम उस बीमारी के संपर्क में आते हैं, जब हम उस पैथोजन के संपर्क में आते हैं, तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनी होती है वो उसको नष्ट करने का काम करती है, खत्म करने का काम करती है, ठीक है। तो टीका यानी कि वैक्सीन एक जैविक पदार्थ है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, जो कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को किसी एक विशेष पैथोजन जैसे कि वायरस या फिर बैक्टीरिया के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, चालू करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला टीका, फर्स्ट वैक्सीन जो है वो आपका चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वो तैयार किया गया था। तो पहला टीका जो है चेचक स्मॉल पॉक्स के खिलाफ विकसित किया गया था। इस टीके का जो आविष्कार है डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। तो पहला टीका जो है आपका, पहला टीका जो है वो किस बीमारी के लिए बनाया गया था, चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया गया था। और जो आपका पहला टीका है उसको किसने बनाया था, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने जो है
वो बनाया था। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है ये चीज जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब जो है वो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा बोलते हैं, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। तो देखिए प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी हमारे शरीर की वह क्षमता यानी कि वह एबिलिटी है जो कि शरीर को पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और दूसरे हानिकारक पदार्थों से रक्षा करती है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा जो है हमारे शरीर की वह क्षमता एबिलिटी है जो कि शरीर को पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से जो है बचाने का काम करती है। यह दो प्रकार की होती है, पहला है इनेट इम्यूनिटी और सेकेंड है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए एक एक करके जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इसका पहला फीचर यह है कि यह जन्म से ही शरीर में मौजूद होती है। ठीक है, इसे नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। यह हमारे शरीर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जैसे स्किन, बलगम, म्यूकस, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस और वाइट ब्लड सेल्स, ये सभी क्या है? इनेट इम्यूनिटी है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है यह हमारे जीवन के दौरान जो है यह विकसित होता है। और जब कोई एक बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है, हमारा ठीक है हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, उसके बाद ही जो है यह क्या होती है? विकसित होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आपकी दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम बात करते हैं एक्टिव की। तो देखिए जब हमारा शरीर किसी पैथोजन के संपर्क में आता है तो उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रोकने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहाँ पे दी गई है। और क्या लिखा गया है? टीकाकरण, वैक्सीनेशन भी एक्टिव इम्यूनिटी का एक उदाहरण है, जैसे कि MMR पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया। तो देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि इन वैक्सीन के माध्यम से जो है हम कुछ पैथोजन जो है हम अपने शरीर के अंदर जो है हम जानबूझकर इसको इंजेक्ट करा देते हैं। और ऐसे पैथोजन होते हैं ये जो कि कमजोर होते हैं, जो कि बीमारी को पैदा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा सेकेंड है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। क्या? पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिए जब हम शरीर में पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि माँ के दूध के द्वारा, मदर मिल्क से, ठीक है, नवजात शिशु को जो है एंटीबॉडी ए मिलती है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए मिलता है। तो क्या है कि ये एंटीबॉडी जो है कहाँ बनी है? मदर में बनी है, लेकिन वो किसको मिल रही है? यहाँ पे नवजात बच्चे को मिल रही है। तो जब बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी जो कि कहीं और बनती है और इसको किसी दूसरे शरीर में डाला जाता है, उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए तो इस चीज को भी जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। चलिए अब इसके बाद जो है तीसरा चीज जो है वो यहाँ पर पूछा गया था आपका इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए टीका के बारे में जो है आपको यहाँ पे लिख देना है जो चीज अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि टीका जो है एक आपका क्या है? जैविक पदार्थ है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को किसी विशेष रोगजनक पैथोजन जैसे कि वायरस या फिर बैक्टीरिया के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तेजित करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्रतिरक्षाकरण बोलते हैं। और इसी को जो है वो यहाँ पर कहा गया इंग्लिश में इम्यूनाइजेशन। ठीक है, यह भी जो है आपका दो प्रकार का होता है। पहला है एक्टिव, पहला है आपका एक्टिव। इसमें क्या है? इसमें व्यक्ति के शरीर को जो है
टीके द्वारा रोग जन को, पैथोजन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे शरीर के अंदर जो है क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। एग्जांपल बीसीजी, एमएमआर, पोलियो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और सेकंड है आपका पैजिव। पैजिव वाले में क्या है, इसमें जो है पहले से बने बनाए एंटीबॉडी जो है वो शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं। यह हमें तुरंत जो है हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है, ये जो है हमें तुरंत सुरक्षा देता है, लेकिन यह अस्थायी होता है। जैसे कि एंटी रेबीज का सीरम हो गया, ठीक है, एंटी रेबीज सीरम हो गया, टिटनस का आपका वैक्सीन हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका किसका एग्जांपल है, पैसिव का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी जो है आप इसको तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन क्या था कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन को डिफाइन करिए, और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, और क्या लिखा गया है, और लिखा गया इम्यूनाइजेशन। तो देखिए आपसे 2025 में आपसे यहीं से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीन। वैक्सीन पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना रहेगा, तो आप यही चीज लिख देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राइट, आपसे जो है यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज इम्यूनिटी, ठीक है, व्हाट इज इम्यूनिटी। ये भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज इम्यूनिटी। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इस तरह भी जो है वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है वो किसी भी वर्ड में आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो चाहे आपसे लॉन्ग आंसर टाइप पूछे, चाहे आपसे शॉर्ट आंसर टाइप पूछे, या फिर आपसे एमसीक्यू पूछे, आप क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक की नॉलेज होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, डिस्कस डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका रहेगा हेडिंग रहेगा आंसर नंबर 3। तो देखिए पोषण क्या है, ठीक है। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है, पोषण न्यूट्रिशन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर जो है आहार फूड से आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। देखिए जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, उसके अंदर जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे शरीर के लिए जो है वो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, तो देखिए जो आपका न्यूट्रिशन है शरीर के उचित ग्रोथ, डेवलपमेंट और ऊर्जा एनर्जी के लिए आवश्यक होता है। न्यूट्रिशन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और बीमारियों से बचाव करता है, बीमारियों से बचाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना है, कहीं भी रटने वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसको अपने कॉपी में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम यहाँ पर अगली हेडिंग पड़ेगी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए पोषक तत्व या फिर पोषक पदार्थ जो है ऐसे आपके पदार्थ है, ऐसे तत्व है जो कि शरीर की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी या फिर सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। अब इनका जो वर्गीकरण है वो हमने किया है दो भागों में, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट की। मैक्रोन्यूट्रिएंट नाम से क्लियर है, मैक्रो मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो हमारे शरीर को जो है ज्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे पोषक पदार्थ, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें शरीर को बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में एनर्जी, ऊर्जा और शरीर के निर्माण, बॉडी बिल्डिंग के लिए ये आवश्यक होते हैं। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि और टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए आवश्यक होता है।
फैट जो होता है वो आपका एनर्जी स्टोरेज और हमारे बॉडी ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आपके सारे मिनरल्स आते हैं, सारे विटामिन आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि आपका है विटामिन ए जो कि हमारे आंखों के विजन के लिए और स्किन के और त्वचा स्वास्थ्य स्किन हेल्थ के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है, घाव भरने के लिए जरूरी है। कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन के बनने के लिए जरूरी होता है। जिंक जो है हमारे घाव भरने की प्रक्रिया में और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में जो है वो सहायक होता है, मदद करता है। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जो है वो हमने इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट। तो देखिए बहुत सारी जो आपकी दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं, उनका जो है वो मिसयूज हो रहा है और इसका सामाजिक प्रभाव क्या है इसके बारे में जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो हमारे यहाँ पर हेडिंग पड़ चुकी है मिस यूज एंड एब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया है, दवाइयां हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जब इनका दुरुपयोग या फिर अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। ड्रग्स का गलत तरीके से सेवन करने से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वह प्रभावित हो सकता है। देखिए क्या होता है कि आपके बेंजोडाइजेपिन हो गए, जैसे कि आपका स्लीपिंग पिल्स वगैरह आता है, या फिर आपका जो भी कफ सिरप आता है, लोग जो है इसका भी जो है वो ठीक है नशे के रूप में जो है वह लोग प्रयोग कर रहे हैं। आपका जो अल्कोहल है उसका भी जो है आपका नशे के रूप में जो है वो प्रयोग आजकल किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात लिखी गई है कि देखिए नशीली दवाओं का दुरुपयोग तब होता है जब किसी दवा का उपयोग जो है इच्छित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है या फिर अत्यधिक मात्रा में जो है वह किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी दवा है उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर मॉर्फिन हो गया, इसका जो प्रयोग है वो आपका पेन किलर के रूप में किया जाता है, लेकिन लोग जो है उसका नशे के रूप में जो है वह प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो भी दवा जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है अगर उसके अलावा अगर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए अगर उसका प्रयोग किया जा रहा है उससे हम बोलेंगे मिस यूज या फिर एब्यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या लिखा गया है, तो यहाँ लिखा गया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग में जो है अवैध दवाओं के साथ साथ जो है दवाइयां भी जो है इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जो है बहुत सारी समस्याएं जो है वो जुड़ी हुई हैं। जैसे कि नशीली दवाओं के प्रति सहनशीलता, जो उसका डोज होता है, ठीक है, उसको जो है धीरे धीरे बढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता, और उस दवा की जो है वो क्या, और यहाँ पर उस दवा की जो है वो यहाँ पे लत लग जाती है और इससे जो है सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पे जो है वो असर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग में जो है कौन कौन सी दवाएं आपकी शामिल है, हेरोइन, शराब, कोकीन, ठीक है, निकोटीन, मैरिजुआना, क्लब ड्रग्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड, इस तरह की जो दवाएं हैं इनका जो दुरुपयोग है वह बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्या लिखा गया है, अब इसके सोशल इंपैक्ट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसके बहुत सारे सोशल इंपैक्ट है। आप इस चीज को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो क्या लिखा गया है, देखिए युवाओं द्वारा शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग उनके लिए, परिवार के लिए और दोस्तों के लिए और पूरे समाज के लिए जो है बेहद ही खतरनाक है। ठीक है, और क्या लिखा गया है, हर साल लगभग 88,000 मौतें जो है वो शराब के कारण होती हैं। शराब की लत जो है देश में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। लगभग 1/3 रोड एक्सीडेंट जो है वो शराब के कारण होते हैं। तो देखिए शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, इनके वजह से जो है बहुत सारे सामाजिक अपराध होते हैं। उसके बारे में आपको भली भांति पहले से जानकारी होगी।
आप उसको इसमें और ऐड करके आप इसको लिख सकते हैं कि शराब पीने से या फिर जो भी आपके ड्रग्स अब्यूज हैं, जो भी आपके ड्रग्स हैं, उनका सेवन करने से जो है समाज में कौन कौन से अपराध हो रहे हैं। तो आप इस चीज को जो है और डिटेल में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो देखिए हमारे देश में जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें एक फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है, इसके बारे में जो है वह हमें लिखना है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो है फार्मासिस्ट का जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका है, अहम योगदान है। इन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना, रोगों की रोकथाम करना और उपचार की गुणवत्ता को बढ़ाना है। फार्मासिस्ट इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, अब जो है फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल है अलग अलग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, उसके बारे में जो है वो हमने यहाँ पर नंबरिंग करके जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है। पहला है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फार्मासिस्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि दवाइयां सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से मरीजों तक पहुंचे। फार्मासिस्ट रोगियों को दवाइयों के सही उपयोग, उनके साइड इफेक्ट और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देते हैं। फार्मासिस्ट यह भी सलाह देते हैं कि कैसे दवाइयों का सेवन करना चाहिए और मरीजों को किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन, जटिलता से बचने के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है फार्मासिस्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष तौर पे जो भी आपके रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, वैक्सीनेशन और हेल्थ से संबंधित जो आपके दूसरे मामले हैं उनके बारे में जो है वो लोगों को जागरूक करते हैं। फार्मासिस्ट अलग अलग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य जांच और निगरानी में भी योगदान करते हैं। वे मरीजों के इलाज के दौरान दवाइयों के प्रभाव का परीक्षण करते हैं और किसी भी दवा के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे किसी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके। ठीक है, फार्मासिस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में भी भाग लेते हैं, विशेष रूप से बच्चों और वृद्धों को टीके लगाने में मदद करते हैं और इसके अलावा वे रोगों की रोकथाम के लिए भी सही उपाय जो है वह लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात की जाए तो देखिए टोटल जो है हमने यहाँ पर 5 रोल जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक फार्मासिस्ट जो है उसका अलग अलग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो है एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसी से जो है संबंधित अगला प्रश्न भी हमारे पास है। डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। तो देखिए हेल्थ एजुकेशन और प्रमोशन में जो है एक फार्मासिस्ट का क्या भूमिका हो सकती है, फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में जो है वो हमें लिखना है। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 6, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। तो देखिए फार्मासिस्ट जो है हेल्थ केयर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न केवल दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में बल्कि स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन और स्वास्थ्य संवर्धन, हेल्थ प्रमोशन में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन और स्वास्थ्य संवर्धन, हेल्थ प्रमोशन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी प्रदान करना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, इतना जो है वो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल हो सकता है, सभी चीजों के बारे में हमने एक एक करके जो है वो हमने यहाँ पर लिखा है। पहला है आपका रोगों की रोकथाम और जागरूकता फैलाना। तो देखिए फार्मासिस्ट जो है अलग अलग संक्रामक, इन्फेक्शियस और गैर संक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस रोगों की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करते हैं, रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। जैसे आपका है वैक्सीनेशन, लोगों को जो है वैक्सीनेशन के लाभ समझाना और उन्हें सही समय पर वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करना। अगला पॉइंट है संक्रामक रोगों की रोकथाम, इन्फेक्शियस डिजीज का प्रिवेंशन। तो टीबी, मलेरिया, डेंगू, एड्स जैसी बीमारियों के बारे में जो है
जागरूकता फैलाते हैं। जीवन शैली संबंधी रोग, लाइफ स्टाइल, ठीक है, लाइफ स्टाइल डिजीज आपका हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के कारणों और उनसे बचने के जो उपाय हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला है आपका, ठीक है, दवा संबंधी परामर्श, मेडिकेशन काउंसलिंग। तो फार्मासिस्ट जो है मरीजों को दवाओं के सही उपयोग, खुराक यानी कि उनका डोज, साइड इफेक्ट और जो भी ड्रग इंटरेक्शन है उसके बारे में जो है जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि दवाओं को सही समय पर और सही मात्रा में लेने की सलाह देना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचाव के लिए दवाओं का पूरा कोर्स लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तीसरा है पोषण और आहार परामर्श, न्यूट्रिशन एंड डाइट काउंसलिंग। तो उचित आहार और पोषण के महत्व को फार्मासिस्ट समझाते हैं। मोटापा, ओबेसिटी, मधुमेह यानी कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के रोगियों को डाइट कैसे कंट्रोल करना है उसको लेके सलाह देते हैं। और ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों के लिए जो है संतुलित आहार की जानकारी देते हैं। ठीक है, धूम्रपान और शराब की लत रोकथाम, स्मोकिंग एंड अल्कोहल सेसेशन प्रोग्राम। तो फार्मासिस्ट धूम्रपान, शराब और अन्य नशीली दवाओं की लत को छुड़ाने के लिए परामर्श प्रदान करते हैं और लोगों को इनसे होने वाले साइड इफेक्ट, दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हैं। अगला पॉइंट है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। तो हाथ धोने का क्या महत्व है, स्वच्छ जल का क्या महत्व है और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और दूसरे स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के बारे में जो है वो लोगों को शिक्षित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज। तो प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन स्थितियों में सही रिस्पॉन्स देने के लिए लोगों को जो है प्रशिक्षित करते हैं और दुर्घटनाओं और आपदाओं के समय जो है प्राथमिक चिकित्सा जो है वो फार्मासिस्ट उपलब्ध कराते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एक फार्मासिस्ट का रोल है। ठीक है, ये जो है आपके पर फार्मासिस्ट का रोल है किसमें, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन में और प्रमोशन में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये भी जो आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्कस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए भारत सरकार ने जो है नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत जो है 2005 में की थी, जिसका उद्देश्य जो है पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और सभी नागरिकों तक जो है उचित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना था। नेशनल हेल्थ मिशन जो है खास तौर पर ग्रामीण और दूसरे पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को, ठीक है, बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। अब देखिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है प्रमुख रूप से 2 योजनाएं हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब देखिए हम जो है यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, उनके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे इसका पहला उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा जो है, ठीक है, सुधार करना, जो भी आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाना। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी। तो देखिए, ठीक है, मदर मोर्टेलिटी रेट हो गया और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, दोनों को कम करना भी जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। सर्वजन स्वास्थ्य सेवा, देखिए देश के जो भी नागरिक हैं उनके लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य भी था। संचारी एवं गैर संचारी रोगों की रोकथाम, जो भी आपके यहाँ पर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसको रोकना। तो इसको जो है वैक्सीनेशन और दूसरे जो आपके यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है उनके माध्यम से बीमारियों की रोकथाम करना भी जो है इसका उद्देश्य है। अगला है जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो देखिए फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देके जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम करना भी जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना। देखिए जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे सुविधाओं को और बेहतर करना। ठीक है, पोषण सुधार और स्वास्थ्य संवर्धन। तो देखिए कुपोषण को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना।
स्वास्थ्य देखभाल में निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी। तो देखिए जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर जो है आपका गवर्नमेंट और जो भी आपका प्राइवेट सेक्टर है उसके बीच सहयोग को बढ़ावा देना। आपातकालीन चिकित्सा सेवा, तो एम्बुलेंस और दूसरे आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करना। ठीक है, अगला पॉइंट है आयुष को बढ़ावा देना। इसमें आपका आयुर्वेदा, योग, आपका प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को जो है यहाँ पर मुख्य धारा में शामिल करना होगा। टोटल जो है 10 उद्देश्य जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं नेशनल हेल्थ मिशन के। और इस तरह जो है आपके सातों क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हम उनको जो है पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की जो तैयारी है आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।